का समय था। बाहर आसमान में बिजली गरज रही थी। विजय अपने कमरे में बैठा कुछ हिसाब किताब कर रहा था। तभी उसकी पत्नी सुष्मिता गुस्से में दरवाजा जोर से बंद करके कमरे में आती है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। विजय, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। शादी से पहले तुमने कितने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। कहते थे कि मुझे रानी बनाकर रखोगे, हर खुशी दोगे। लेकिन सच्चाई क्या है? इस गरीब घर में तो मैं नौकरानी से भी बदतर हालत में हूँ। सुबह से लेकर रात तक काम ही काम। कोई पूछने वाला नहीं कि मुझे क्या चाहिए। क्या यही जिंदगी है जो तुमने मेरे लिए चुनी? सुष्मिता, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाया जिसका तुमने सपना देखा था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। ये घर भले ही छोटा है, लेकिन इसमें प्यार की कमी नहीं है। मैं और मेरे माता पिता तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। बस थोड़ा सब्र कर लो। नहीं विजय, मैं सब्र करते करते थक गई हूँ। अब मुझे बस अपने मायके जाना है। वहां कम से कम मुझे इज्जत तो मिलेगी। इतना कहते ही बाहर से कदमों की आवाज आती है। विजय के माता पिता कमरे में प्रवेश करते हैं। दोनों ने माहौल की गर्मी महसूस कर ली थी। अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? बहू, तुम्हारा चेहरा तो लाल हो रहा है गुस्से से। पिताजी, सुष्मिता मायके जाना चाहती है। अरे, इसमें बुरा क्या है? जाना भी चाहिए। 2 महीने हो गए तुम्हें हमारे घर आए हुए। मायके की याद तो आती होगी। बेटी चाहे कहीं भी चली जाए, लेकिन मायके की याद तो हर वक्त दिल में रहती है। विजय, कल सुबह अपनी पत्नी को मायके छोड़ आना। और हाँ, तू भी वहीं कुछ दिन रुक जाना। घूम फिर कर आओगे, दोनों का मन भी हल्का होगा। घर की 4 दीवारी में रहकर इंसान का मन और भी भारी हो जाता है। इतना सुनते ही सुष्मिता अचानक बीच में बोल पड़ती है। उसकी आंखों में जिद साफ झलक रही थी। नहीं, मुझे कल नहीं जाना। मैं अभी जाना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। विजय के माता पिता माहौल को शांत करने की कोशिश करते हैं। बाहर बिजली गरज रही थी और दूर से तूफान की आवाज गूंज रही थी। सुनो बहू, बाहर देखो कैसी हवाएं चल रही हैं। बरसात का मौसम है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। रास्ता भी कीचड़ से भरा होगा। तेरे मायके यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अभी जाने की जिद मत करो बेटा। सुबह का वक्त ठीक रहेगा, तब न तू आराम से जाएगी, न हमें चिंता होगी। मुझे किसी की चिंता की जरूरत नहीं है। मैं अकेली जा सकती हूँ और मैं अभी जाऊंगी, चाहे बारिश हो या तूफान। विजय अपने पिता की ओर देखता है, जैसे कोई रास्ता तलाश रहा हो। पिता कुछ देर खामोश रहते हैं, फिर भारी मन से बोलते हैं। ठीक है बेटा, अगर बहू इतनी जिद पर अड़ी है तो उसका मन पूरा कर दो। लेकिन अकेली कैसे जाएगी? तू उसके साथ चल। रात 8 बजे की ट्रेन है। अगर वक्त पर स्टेशन पहुंच गए तो ट्रेन मिल जाएगी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। बाहर निकलते ही तेज हवाएं उनके कपड़ों से टकराने लगी। आसमान काला हो चुका था। बिजली की गड़गड़ाहट पूरे गांव को हिला रही थी। बारिश और हवा के बीच रास्ता तय करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसे पता था कि यह रास्ता उनके लिए आखिरी रास्ता था। रास्ते का हिस्सा गांव से बाहर जंगल की ओर भेजता था। मिट्टी का रास्ता अब कीचड़ में बदल चुका था। हवा के झोंके पेड़ों की शाखाओं को चीरते हुए आर पार हो रहे थे और कभी कभी दूर कहीं बिजली चिंगारी की तरह चमक जाती। विजय और सुष्मिता दोनों एक दूसरे के पास चल रहे थे। एक बड़े झुकते हुए पीपल के पेड़ के नीचे सुष्मिता अचानक रुक गई। उसकी आंखों में ठहराव था। आवाज में साहस और दर्द का मिला जुला अंश था। उसने विजय की तरफ देखा। नजरों में आग थी और शब्दों में ठोस इरादा। सुनो विजय, अब साफ साफ सुन लो। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने हर कर्म में, तो अब यही वक्त है कि तुम मेरे साथ मेरे मायके जाओ। मेरा मतलब है वही,
मेरे साथ वहीं रहो, उसी घर में, उसी शहर में। तुम्हारे वादों की कोई अहमियत तब है जब तुम मेरे साथ खड़े रहो, और अगर तुम्हारा दिल अपने बूढ़े माँ बाप पर ज्यादा टिका हुआ है तो तुम अभी वहीं लौट जाओ। मैं किसी की मजबूरी नहीं बनना चाहती। मैं अकेली चली जाऊंगी, और याद रखना, अगर मैं आज अकेली चली गई तो शायद मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। उसके शब्दों ने हवा में कोई पत्थर की तरह गिरकर विजय के सीने में गूंज मचा दी। सुष्मिता का चेहरा सख्त था, जैसे कोई अंतिम फैसले पर पहुंच चुकी हो। विजय की हालत जरा जटिल थी। बाहर से वह शांत दिख रहा था, पर अंदर उसके विचार तीखा तमाशा कर रहे थे। अगर मैं उसे अकेला छोड़ दूं तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। यहाँ तूफान है, अंधेरा है। मैं उसको सुरक्षित भेजने का जिम्मा नहीं छोड़ सकता। विजय ने अपने अंदर की मानो किसी विवाद को शांत करते हुए सुष्मिता की ओर देखा। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं भेज सकता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और मैं तुम्हारी पलकों पर जो भी दर्द है उसे कुछ कम करने की कोशिश करूंगा। सुष्मिता के चेहरे पर पहले तो नरमी आई, पर वह अब भी पूरी तरह खुश नजर नहीं आई। शायद उसे विजय के शब्दों पर पूरा भरोसा नहीं था। रास्ता कठिन था। हल्की बिजली के चमकने के बाद अंधेरा फिर से छा जाता। कई मोड़ों और डूबते उठते रास्तों के बाद वह स्टेशन के पास वाले हिस्से तक पहुंचे। स्टेशन का छोटा सा प्लेटफॉर्म अब बूंदों से चमक रहा था। वहां पर रोशनी कम थी, सिर्फ पानी की टप टप और दूर से आने जाने वाली कुछ हल्की आवाजें। घड़ी की सुई ने अभी अभी 7:45 दिखाए थे, यानी ट्रेन के आने में कुछ समय था। लेकिन विजय को माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। सुष्मिता, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा है, कोई चुपके से, लेकिन सामने कोई दिख नहीं रहा। और देखो, पूरा स्टेशन कितना सुनसान है। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता विजय। तुम चुपचाप खड़े रहो। कुछ ही समय में ट्रेन आ जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। डरने की आदत तुम्हें होगी, मुझे नहीं। विजय चारों तरफ बेचैनी से देख रहा था। हवा के झोंके जैसे कानों में फुसफुसाहट कर रहे हों। समय बीतता गया। घड़ी की सुइयां जैसे रुक रुक कर चल रही हों, लेकिन ट्रेन अब तक नहीं आई। 8:30 बज चुके, लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं। न कोई आदमी है अनाउंसमेंट में, न कोई और यात्री। सुष्मिता, ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सुष्मिता जिद्दी मुस्कान के साथ विजय की ओर देखती है। विजय, शायद तुम्हें अब भी समझ नहीं आया। डर तो इंसान के मन में होता है। अगर मन से निकाल दो तो ये सन्नाटा भी तुम्हारा साथी लगने लगेगा। कुछ देर बाद तेज आवाज के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े विजय और सुष्मिता जल्दी जल्दी डिब्बे में चढ़ गए। ट्रेन के भीतर गिने चुने यात्री थे, कुछ मजदूर, 2-3 औरतें अपने बच्चों के साथ, और कोने में बैठा एक बुजुर्ग आदमी। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। खिड़की के बाहर अंधेरा और भी गाढ़ा हो चुका था। कभी कभी आसमान बिजली की चमक से रोशन हो जाता, जिससे पेड़ों की परछाइयां डरावने भूत प्रेत जैसी लगने लगती। करीब 1 घंटे बाद अचानक ट्रेन झटके के साथ रुक गई। गाड़ियों के पहिए चरमराकर ठहर गए। यात्री घबराकर उठ खड़े हुए। ये क्या हुआ? अचानक ट्रेन क्यों रुक गई? लगता है कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई है। सब लोग डिब्बे से उतरकर पटरी के किनारे खड़े हो गए। तभी एक पुलिस आता है और कहता है, ध्यान से सुनिए सब लोग, ट्रेन खराब हो चुकी है। इंजन में बड़ी समस्या आ गई है। इसे ठीक करने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। आप सब यहीं रुके रहें। यह सुनते ही माहौल और भारी हो गया। लोग बड़बड़ाने लगे। लोग परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। सुष्मिता अचानक जोर से बोल उठी, क्या 5 घंटे? 5 घंटे में तो मैं अपने मायके पहुंच जाऊंगी। मैं यहाँ बैठकर समय क्यों बर्बाद करूं? विजय, चलो पैदल ही चलते हैं। आगे कहीं ना कहीं बस स्टैंड मिलेगा, वहां से बस मिल जाएगी। सुनो सुष्मिता, ये सही नहीं है। रात का वक्त है, तूफान अभी भी चल रहा है।
जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं है, हमें यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए। 5-6 घंटे की बात है, ट्रेन ठीक हो जाएगी, फिर आराम से आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं अब एक पल भी यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं अपने मायके अभी जाना चाहती हूँ। अगर तुम चलना नहीं चाहते तो मैं अकेली ही निकल पड़ूंगी। विजय ने चारों ओर देखा। अंधेरे में जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता और भी डरावना लग रहा था। मन ही मन उसने सोचा, अगर इसे अकेला जाने दूं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर याद रखना यह रास्ता आसान नहीं है। दोनों ने अपने भीगे हुए बैग उठाए और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। पीछे ट्रेन पर ठहरे यात्री उन्हें जाते हुए हैरानी से देखते रहे। जंगल का रास्ता घना और डरावना था। दूर दूर तक सिर्फ हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। बिजली की चमक पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को और भी डरावना बना रही थी। हर कुछ कदम पर ऐसा लगता था मानो कोई छाया उनके पीछे पीछे चल रही हो। जंगल का रास्ता खत्म होते होते अचानक उनके सामने एक चौड़ी नदी आ गई। बिजली की चमक में नदी का पानी चांदी जैसा चमक रहा था और तेज बहाव डरावना लग रहा था। ये कैसी मुसीबत है विजय? अब कैसे पार करेंगे? इतनी बड़ी नदी सामने आ गई। कुछ देर बाद दोनों ने देखा नदी के बीच से एक नाव किनारे की ओर आ रही थी। नाव पर कोई आदमी नहीं था, बस हल्के हल्के लहरों के साथ वह खुद ब खुद चल रही थी। ये नाव यहाँ कैसे? किसने छोड़ी इसे? ये सब छोड़ो विजय, भगवान ने हमारी मदद की है। चलो इसी पर सवार होकर नदी पार करते हैं। दोनों नाव में चढ़ गए। नाव बिना किसी चप्पू या नाविक के धीरे धीरे नदी के उस पार पहुंच गई। नदी पार करके जैसे ही उन्होंने कदम रखा, सामने अजीब सा दृश्य दिखा। कुछ दूरी पर एक पुराना कुआं खड़ा था, टूटी फूटी ईंटों से बना, चारों तरफ बेलें और कई जमी हुई। आसपास का माहौल एकदम सूना था। हवा रुक सी गई थी। विजय की नजर उस कुएं पर टिक गई। यहाँ कुआं जंगल के बीचों बीच, ये तो बहुत अजीब है। सुष्मिता चुप रही। विजय धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। उसने अंदर झांका और अचानक उसका दिल धक से रह गया। कुएं के भीतर सुष्मिता बैठी हुई थी, बिल्कुल उसी के जैसे कपड़े, वही चेहरा, वही भाव। विजय का गला सूख गया। उसके पास खड़ी सुष्मिता को उसने डरते डरते देखा। तो फिर यह मेरे पास कौन खड़ा है? सुनो, तुम वाकई मेरी पत्नी सुष्मिता ही हो ना? कहीं तुम कोई और तो नहीं? यह सुनते ही सुष्मिता की आंखों में गुस्से की चिंगारी जल उठी। क्या बकवास कर रहे हो विजय? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अनाप शनाप क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे पहचानते नहीं? शादी करके 2 साल हो गए और अब शक कर रहे हो? विजय ने बात को वहीं दबा दिया। उसने कुएं में दिखी छवि के बारे में कुछ नहीं बताया और बोला, ठीक है, रहने दो, चलो यहां से। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता अजीब तरह से बदलता जा रहा था। पेड़ बार बार एक जैसे लग रहे थे, मानो वे चक्कर काट रहे हों। उन्हें एहसास हुआ कि वे उलटी दिशा में भटक गए हैं। कुछ देर बाद सामने एक विशाल टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवाओं से चरमराती आवाज आ रही थी। ये कहाँ आ गए हम? इस रास्ते में तो कोई हवेली नहीं होनी चाहिए थी। मैं पहले ही कह रहा था कि कुछ अजीब हो रहा है हमारे साथ। ये सब सामान्य नहीं है। कोई ना कोई ताकत हमें भटका रही है। देखो विजय, बाहर तो जंगल है, तूफान है, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। शायद हवेली में कोई रहता हो, हमें मदद मिल सकती है। चलो अंदर चलते हैं। विजय ने एक पल सोचा। उसके मन में अनगिनत शक थे, पर मजबूरी में सिर हिलाकर बोला, ठीक है, चलो, लेकिन सावधानी से। दोनों हवेली के भारी
चरमराते दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे भीतर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। विजय और सुष्मिता ने जोर से आवाज लगाई। कोई है? हमारी मदद करो, हम रास्ता भटक गए हैं। अरे कोई तो सुनो, हमें बाहर निकलना है, हम इस जंगल में फंस चुके हैं। पर पूरी हवेली में सिर्फ उनकी आवाज की गूंज ही लौट कर आई, मानो यह जगह वर्षों से खाली हो। सुष्मिता थोड़ा आगे बढ़ी। उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। वह सहम गई और चीखते हुए विजय को पुकारा। विजय, जरा यहाँ आओ, देखो ये। विजय ने जैसे ही दीवार पर टंगी तस्वीर देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि सुष्मिता की ही थी। सुष्मिता, यह तो तुम्हारी तस्वीर है ना? लेकिन यहाँ कैसे? तुम तो इस हवेली में पहले कभी आई भी नहीं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, यह कैसे हो सकता है? विजय, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चलो जल्दी बाहर निकलते हैं। दोनों घबराकर दौड़ते हुए हवेली के दरवाजे की तरफ भागे। भारी दरवाजा खोलकर जैसे ही वे बाहर आए, विजय ने राहत की सांस ली। उसने पीछे मुड़कर सुष्मिता से कुछ कहने की कोशिश की। देखो, हम किसी तरह यहाँ से। लेकिन विजय का गला सूख गया, क्योंकि बाहर उसके साथ कोई नहीं था। विजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांस अटक गई। जहां कुछ ही पल पहले हवेली थी, वहां अब बस घना जंगल और अंधेरा था। हवेली मानो हवा में विलीन हो गई हो। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और एक कर्कश आवाज गूंजी। अचानक उसके सामने एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसके बिखरे बाल, लाल जलती आंखें और कांपती हुई आवाज पूरे माहौल को डर से भर रही थी। सुष्मिता अब कभी नहीं आएगी। क्यों? उसके साथ क्या हुआ? कहाँ गई वो? हवेली उन लोगों को निकल जाती है जो जिद और लालच में अंधे होकर दूसरों को धोखा देते हैं। सुष्मिता के मन में भी धोखा था। उसकी नीयत सही नहीं थी और वह जीत की हठ में अड़ी हुई थी। इसलिए हवेली ने उसे हमेशा के लिए अपने भीतर समा लिया। विजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने सुष्मिता की तस्वीर और हवेली का दृश्य घूमने लगा। अब सब समझ आ चुका था। वह हवेली कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक श्रापित जगह थी जो बुरे इरादे और जिद्दी आत्माओं को निगल लेती थी। विजय, तू बच गया, क्योंकि तेरे दिल में सच्चाई और चिंता थी। तू धोखा नहीं देना चाहता था, बस उसे सुरक्षित पहुंचाना चाहता था। याद रख, ये रात तुझे जिंदगी भर याद दिलाएगी कि जिद और लालच का अंत बुरा ही होता है। इतना कहकर चुड़ैल हवा में विलीन हो गई। विजय अकेला खड़ा रह गया, रात के घुप अंधेरे में। सुष्मिता, काश तुमने मेरी बात मान ली होती। काश तुमने जिद छोड़ दी होती। धीरे धीरे आसमान में सुबह की पहली किरणें फैली। जंगल की खामोशी टूटी और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। लेकिन विजय के दिल में हमेशा के लिए एक डर और गहरी सीख छप चुकी थी। जिद और धोखे का अंत हमेशा बर्बादी ही होता है।